हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? आवाज़ आ रही है सबको? सब लोग सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। एक मिनट। हाँ, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में किसी को कोई दिक्कत है? तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील एंड टेंशन पढ़ रहे थे। टेंशन के अंदर माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा, ठीक है? तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। चलिए, अब हम देख लेते हैं। इस क्लास में पूरा का पूरा कवर नहीं हो पाया था, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील एंड टेंशन ही देखेंगे पहले, ठीक है? फिर उसके बाद कंप्रेशन पे आएंगे, फिर देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग अलग मटेरियल्स का, ठीक है? तो इस तरह से हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील देखा था, ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील टेंशन में देखा था। तो इस वाले कर्व में कोई दिक्कत? बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ये वाला पॉइंट बताओ, वो वाला पॉइंट बताओ, है ना? ये पॉइंट वो पॉइंट और जाने कौन कौन सा पॉइंट बता रहे थे बहुत सारे बच्चे। तो सारे के सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है? व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स? व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? तो पॉइंट्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट बी क्या है? इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट। फिर इसके बाद पॉइंट सी डैश आता है। सी डैश इज अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट। फिर पॉइंट सी आता है। सी इज लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है? पॉइंट डी कुछ भी नहीं है, पॉइंट डी का कोई नाम नहीं है। ई इज अल्टीमेट पॉइंट। पॉइंट डी इज अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है? पॉइंट एफ। पॉइंट एफ होगा फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट या इसको ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट या फिर इसको हम रप्चर पॉइंट भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज रप्चर पॉइंट ऑल्सो, ठीक है? ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए थे ना पिछली क्लास में? तो ये थे सारे के सारे के पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है? अब हम देख लेते हैं रीजन्स, अलग अलग रीजन्स क्या क्या हैं। So these are the points and let us now look at the regions. अलग अलग regions क्या क्या हैं? पॉइंट सी पर कितना होगा? उतना होगा, उतना जितना समझ रहे हो ना, उतना ही। ओ ए क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ओ ए विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है? या फिर इसको हम प्रोपोर्शनल रीजन भी कह सकते हैं। प्रोपोर्शनल रीजन, ठीक है? ओ ए हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन या प्रोपोर्शनल रीजन। ओ बी हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा हमारा इलास्टिक रेंज। इलास्टिक रेंज, ठीक है? फिर बी सी डी। फिर इसके बाद आता है हमारा सी डी। सी डी हो जाएगा यील्ड प्लेट्यू। यील्ड प्लेट्यू। डीई हो जाएगा हमारे पास, डीई स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ईएफ हो जाएगा हमारा स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन या नेकिंग रीजन। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन या नेकिंग रीजन, ठीक है? तो ये सारे के सारे रीजन्स और पॉइंट्स लिख लो जल्दी से, फास्ट।
लिख लो जल्दी से। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ यील्डिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्डिंग? बच्चे पूछ रहे हैं सर अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट बताओ। तो सबसे पहले यील्डिंग तो समझो, यील्डिंग क्या होता है। ठीक है, यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड, यील्डिंग का मतलब क्या होता है? यील्डिंग का मतलब होता है कि मटेरियल हमारा क्या बोल रहा है, मटेरियल बोल रहा है कि मटेरियल के अंदर ना थोड़ी सी ही स्ट्रेस इंक्रीज करने पर काफी ज्यादा तेजी से स्ट्रेन इंक्रीज करने लग जाता है। यील्ड का मतलब हाई स्ट्रेंथ नहीं होता, ठीक है। तो यील्डिंग का मतलब होता है, नहीं क्रैक भी नहीं होता। ठीक है, पॉइंट डी मिस नहीं हो गया बेटा। पॉइंट डी का कोई नाम ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया पॉइंट डी का। ठीक है, तो यील्डिंग का मतलब होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज करने पर स्ट्रेन अगर ज्यादा तेजी से इंक्रीज करने लग जाए, उसे कहते हैं यील्डिंग। थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज करने पर स्ट्रेन ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है तो मतलब कहते हैं मटेरियल यील्ड हो रहा है। ठीक है, दोबारा से आप लोग भी बोलो, क्या होता है यील्डिंग? यील्डिंग क्या होता है? थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज करने पर स्ट्रेन अगर ज्यादा तेजी से, अगर हमने थोड़ा सा ही स्ट्रेस इंक्रीज किया, जरा सा स्ट्रेस इंक्रीज किया तो स्ट्रेन तेजी से बढ़ने लग गया, है ना। स्ट्रेन तेजी से बढ़ने लग गया यानी एलोंगेशन ज्यादा तेजी से हो गया, ज्यादा तेजी से मटेरियल का डिफॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो हमने थोड़ा सा लोड अप्लाई किया लेकिन उसका डिफॉर्मेशन ज्यादा हो गया, तो तब क्या होता है, मटेरियल यील्ड कर गया, यानी अब उसके बस की नहीं है और ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले पा रहा है। समझ में आया यील्डिंग का मतलब? ठीक है, तो ऐसे यील्डिंग कोई प्री डिफाइंड ऐसे कोई पॉइंट नहीं होता, लेकिन अगर माइल्ड स्टील देखें तो सी डैश ना टेस्टिंग करते टाइम ना कभी कभार ऐसा होता है कि सी डैश थोड़ा सा ऊपर पॉइंट आ जाता है, लेकिन सी डैश हमेशा नहीं मिलता है और बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहता है सी डैश, ठीक है ना। तो सी वाला जो पॉइंट है ना ये कंटिन्यूअस रहता है। तो ऐसे ही डिफाइन कर दिया कि ऊपर वाला जो सबसे हाइयर वाला पॉइंट मिल रहा है ना इस वाले रीजन में, जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट मिल रहा है, इसको हमने बोल दिया इस रीजन में अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन अपर यील्ड पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अपर यील्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, लोअर यील्ड पॉइंट। यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पर कांस्टेंट स्ट्रेस पर लगातार स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो दिस इज लोअर यील्ड पॉइंट और ये ही सही यील्ड पॉइंट है, ठीक है ना। यील्डिंग का मतलब नहीं है परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट, ठीक है। नहीं कहा मैंने यील्डिंग का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट, इलास्टिक रीजन के बाद होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट। ठीक है, तो यील्डिंग का मतलब समझे। अब यहाँ पर दो पॉइंट आ रहे थे, एक अपर यील्ड पॉइंट और एक लोअर यील्ड पॉइंट। तो जो अपर यील्ड पॉइंट होता है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। वो थोड़ी सी देर के लिए आता है, कभी कभार आता है, हमेशा आता भी नहीं है ना। तो लोअर यील्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, लोअर यील्ड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और माइल्ड स्टील के लिए इस यील्ड पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट कितना होता है, सिग्मा वाई। माइल्ड स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई कितना होता है माइल्ड स्टील के लिए, 250 मेगा पास्कल, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, बताओ और कुछ पूछना है? तो यील्डिंग का मतलब क्या होता है? यील्डिंग का मतलब व्हेन strain increases at a higher rate as compared to strain, as compared to strain। ठीक है ना। फ्रैक्चर रीजन है ही नहीं, फ्रैक्चर तो पॉइंट है, फ्रैक्चर इज नॉट ए रीजन, फ्रैक्चर पॉइंट है। चलो लिख लिया, आगे चलते हैं, ये भी लिख लिया। अब आगे चलते हैं, रीजन ओ ए के बारे में देखते हैं। रीजन ओ ए का मतलब क्या है? तो रीजन ओ ए में आपको पता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। रीजन ओ ए में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन हो जाएगी। और स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है, इसका मतलब कौन सा लॉ वैलिड है? आपने पढ़ा है? पढ़ा है कौन सा लॉ वैलिड है? हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ वैलिड रहता है इस वाली रेंज में, ठीक है ना। तो जब रीजन ओ से ए तक जा रहे हैं, हम ओ से ए तक जा रहे हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, पूरा प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। सो हुक्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन हो जाता है। और अगर हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएं यहां पर इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए अगर माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे तो किस तरह का कर्व आएगा? माइल्ड स्टील के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा वो इस तरह का आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाली जो लाइन है ना, दिस लाइन, ये वाली लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कांस्टेंट, ठीक है ना। स्लोप इस लाइन का कांस्टेंट है। तो ये वाला जो स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, है ना, कांस्टेंट एंगल थीटा। अब यहां पर देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्लोप है, ये जो कर्व है, ये कांस्टेंट है। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये स्ट्रेस इतना है सिग्मा, और यहां पर आके जो स्ट्रेन आ रहा है ये एप्सिलॉन आ रहा है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। टेन थीटा हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसको हम यंग्स मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स, ठीक है ना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो होता है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो मतलब इतना रीजन क्या बन रहा है? ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इतना रीजन स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और जब स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसका स्लोप हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? स्ट्रेस है, परपेंडिकुलर इज स्ट्रेस, और नीचे जो बेस है, बेस इज स्ट्रेन। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन का स्लोप? यंग्स मॉडुलस इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप ऑफ दिस लाइन, कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यंग्स मॉडुलस represents the slope of stress strain curve. यंग्स मॉडुलस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इस वाले रीजन में क्या हो जाएगा? ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, हो जाएगा स्ट्रेन्स आर वेरी स्मॉल। स्ट्रेन बहुत कम होते हैं, स्ट्रेन्स आर वेरी वेरी, बहुत बहुत छोटे होते हैं स्ट्रेन, ठीक है ना। क्लियर है? आगे चले? डन है? यहां पर कोई दिक्कत? इतने पार्ट में कोई दिक्कत क्या? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट रीजन ओबी पे चलते हैं, ठीक है। नाउ रीजन ओबी में क्या है? मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। मटेरियल शोज इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या हो जाएगा? बताओ जरा। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। सब लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे जरा इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या है। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब है क्या? आप बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। मटेरियल शोज इलास्टिक बिहेवियर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मटेरियल को अनलोड किया, इफ द मटेरियल is unloaded, then the entire strain is recovered, then the entire strain, पूरा का पूरा जो स्ट्रेन है वो रिकवर हो जाएगा। entire strain is recovered and and material regains its original dimensions. Material regains its original dimensions.
तो यानी मटेरियल अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस को रीगेन कर लेता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेन होता है ना, जब हमने बॉडी को लोड कर रखा था, जब हमने लोड कर रखा था, ठीक है, तब वो डिफॉर्म तो हो गया था, लेकिन फिर हमने जब अनलोड कर दिया, लोडिंग को हटा दिया, तो लोडिंग को हटाने के बाद क्या हुआ कि जो स्ट्रेन डेवलप हुआ था वो स्ट्रेन वापस से रिकवर कर लिया मटेरियल ने और अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, अपने ओरिजिनल डायमेंशंस में आ गया। ठीक है ना, तो ये हो जाता है रीजन ओबी के अंदर। ठीक है, और इलास्टिक बिहेवियर का भी यही मतलब होता है। तो ये था इलास्टिक बिहेवियर। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट रीजन बीसी और बीसी डैश पर। ठीक है, तो यानी यहां पर ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑफ एक्चुअल यील्डिंग, पॉइंट ऑफ एक्चुअल यील्डिंग। तो पॉइंट सी पॉइंट ऑफ एक्चुअल यील्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर? अब यहां पर आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत सही, सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर लिखा है। अब एक चीज, कई बार ना क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कई बार ऑप्शंस में रहता है हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो कई बार आपको देखने को मिलेगा हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। तो हमने तो लिखा था हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, आंसर ये रहता है इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है। आप लोग भी कई बार कंफ्यूज रहते हो कि हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है या हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है कि नहीं, है ना? हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है या इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है, आप खुद भी कई कई बार कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, तो जब आप खुद भी कई बार कंफ्यूज रहते हो, कई बार किताबों में भी लिखा रहता है, तो यानी असलियत क्या है? असलियत तो वही है जो मैंने बताई है। क्या असलियत है? असलियत वही है जो मैंने बताई है कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि कई बार इलास्टिक लिमिट तक भी बोल दिया जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि यहां पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने बनाया है, ध्यान से सुनना, यहां पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया है ये एकदम असली वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है। इसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड करके बनाया है, इस वाले रीजन को ना थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है कि पॉइंट्स अलग अलग दिखाई दें। ये सारे के सारे पॉइंट्स ना एक दूसरे के इतनी पास होते हैं, इतनी पास होते हैं कि इनको आपस में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर हम हुक्स लॉ को बोल दें कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है या फिर बोल दें कि हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, देयर विल बी नॉट मच डिफरेंस अगर हम बोल दें कि हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है या बोल दें कि हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इतनी पास पास हैं, इतनी पास पास हैं कि इनमें आपस में अंतर कर पाना ही मुश्किल होता है। ठीक है ना? यस, देयर इज नेग्लिजिबल डिफरेंस, इनके बीच में अंतर बहुत ही कम है, बहुत कम है, बहुत पास पास में है। तो जो ए बी सी पॉइंट्स है ना, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम इनको ना अदल बदल के अल्टी पल्टी करके भी यूज कर लेते हैं। कई बार इलास्टिक लिमिट की जगह यील्ड लिमिट बोल दिया जाएगा, यील्ड पॉइंट बोल दिया जाएगा, कई बार यील्ड पॉइंट की जगह इलास्टिक। लेकिन हमें सही डेफिनेशन हमेशा पता होनी चाहिए। यील्डिंग का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, इलास्टिक का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑप्शन में ये तीनों ही ऑप्शंस आ गए है ना, क्वेश्चन के अंदर ये तीनों ही ऑप्शन आ गए, तब हमें सही वाला टिक करना है। ठीक है ना, भले ही आसपास रहते हो और भले ही कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता हो कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू और आंसर में ऑप्शंस में प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, तो उसकी जगह तब हम इलास्टिक लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं लगाना है। जब प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट दोनों दिए रहेंगे ऑप्शन में, तो प्रोपोर्शनल लिमिट पे ही टिक करना है। ठीक है ना, क्लियर है? तो नोट करके लिख लो, पॉइंट्स ए बी एंड सी, यानी कि ए क्या हो गया? प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, बी क्या हो गया? इलास्टिक लिमिट, सी क्या हो गया? यील्ड पॉइंट या यील्ड लिमिट। तो पॉइंट ए बी एंड सी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, आर
very close to each other, and hence they are used इंटरचेंजेबली। तो इन दोनों को आपस में अदल बदल के इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। समझ में आई बात? यील्ड की डेफिनेशन बेटा देखो, देखो यील्ड की डेफिनेशन समझाई भी थी, चिल्ला चिल्ला के लिखाई भी थी, फिर इतनी देर बाद मतलब 10 मिनट के बाद फिर से आप पूछ रहे हो यील्ड की डेफिनेशन। ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? यहाँ चिल्ला चिल्ला के गला दर्द हुआ जा रहा है, लिखवा भी दी, पढ़ा भी दिया, बोल भी दिया, फिर भी कान बंद करके बेटा सुनते हो? क्या क्या करते हो? ऐसे काम चल पाएगा क्या इस तरह से पढ़ने से? आगे चलें? लिख लिया ये? बिल्कुल नहीं चलेगा ना, तो थोड़ा सा जागरूक होकर पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं रीजन सीडी में। रीजन सीडी देखो, इन दिस रीजन स्टील विल बिहेव in this region mild steel will behave like a perfectly plastic material, like a perfectly plastic material। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसका सिग्निफिकेंस आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि ये परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का मतलब क्या है। ठीक है ना, इसका सिग्निफिकेंस अभी समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, अलग अलग जगह पर ये टर्म यूज होगी, तब मैं आपको फिर से बताऊंगा, हर बार बताऊंगा कि देखो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का मतलब ऐसे था, ऐसे था, है ना। तो इस तरह से बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन विल नॉट चेंज। वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, यानी स्पेसिमेन क्या होता है? जो जिस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर है? लास्ट वाला स्ट्रेस होगा, लास्ट वाला स्ट्रेस होगा मतलब कहां पर लास्ट वाला स्ट्रेस होगा? डेफिनेशन में दोनों जगह स्ट्रेन मेंशन है। कौन सी डेफिनेशन में? ओके, बिल्कुल सही बात है, यहां पर स्ट्रेस होगा लास्ट में, स्ट्रेस। ठीक है, बाई मिस्टेक ये वाला स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो जब स्ट्रेन ज्यादा तेजी से इंक्रीज करने लग जाता है एज कंपेयर टू स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत हल्का सा बढ़ाएं लेकिन स्ट्रेन ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया, तो उसको कहते हैं यील्डिंग। ठीक है ना? टिपिंग ऑफ मटेरियल मींस, टिपिंग ऑफ मटेरियल ये क्या होता है? टिपिंग ऑफ मटेरियल, अगर ऑप्शन में ना प्रोपोर्शनल दिया हो, ना इलास्टिक दिया हो, और ना यील्डिंग दिया हो। सही बात है ना?
जैसे कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और उसका सही आंसर आ रहा है मान लो 10, तो ऑप्शन में ना 10 दिया हो, ना 10.1 दिया हो, ना 9.9 दिया हो। आप लोगों के सवाल भी कितने खतरनाक होते हैं। ऐसे सवाल पूछते हो आप कि वाह मजा आ जाए कि सर ऑप्शन में कुछ ही नहीं दिया, कोई भी सही आंसर दिया ही नहीं है बस। सही बात है। अब इसका जवाब मैं क्या दूं भाई? बस छोड़ना ना, जब कुछ भी नहीं दिया है तो, है ना? ठीक है, ये हो गया। अब रीजन डीई में चलते हैं। तो डीई में क्या हो रहा है? मटेरियल इज ऑफरिंग इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस, मटेरियल इज ऑफरिंग increased resistance, increased resistance against deformation, against deformation। ठीक है, नेक्स्ट, दिस रीजन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। बस ये तो लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। आप लोग आपस में बातें क्यों कर रहे हो? सेकंड पॉइंट समझा दें। सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन विल नॉट चेंज। जैसे आपका माइल्ड स्टील है ना, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के ऊपर आपने टेंशन लगाया, ठीक है, यहाँ पर टेंशन लगा दिया। टेंशन लोड लगाने की वजह से क्या हो रहा है? ये खिंच रहा है, एलोंगेट कर रहा है, ठीक है ना? जब ये एलोंगेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ेगी लेकिन इसका डायमीटर कम होगा। लेंथ बढ़ती जाएगी और लेटरल डायमेंशंस कम होती जाएंगी। तो लेटरल डायमेंशंस जो कम हो रही हैं और लेंथ जो बढ़ रही है, वो आपस में इस तरह से इनका बढ़ना और कम होना हो रहा है कि ओवरऑल जो वॉल्यूम रहेगी ना वो चेंज नहीं होगी। लेकिन इसके पहले क्या था? वॉल्यूम चेंज होती थी, है ना? जब इस रीजन में है और हमने लोड लगा रखा है तो क्या हो रहा है? लेंथ बढ़ रही है, लेकिन हाँ लेंथ बढ़ रही है और डायमीटर कम हो रहा है। लेकिन डायमीटर जो है वो बहुत इतनी धीरे धीरे कम हो रहा है कि ओवरऑल लेंथ का बढ़ना ऐसा है कि इसकी वजह से ना वॉल्यूम बढ़ जाता है। किसी चीज को आप खींचोगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना? वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि स्टील की डेंसिटी ही चेंज हो गई। वॉल्यूम में बहुत कम, बहुत हल्का सा अंतर आता है, लेकिन इस रीजन में क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, रीजन अभी तक जो भी रीजन थे उनमें वॉल्यूम बढ़ता था, लेकिन अब यहां पर क्या होगा? इस वाले रीजन में वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना? तो यहां पर जो स्टील है ना वो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है ना, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है वो यहां से पूरा हॉरिजॉन्टल होता है, एकदम हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना? तो इस रीजन में जो स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है ना वो भी पूरा का पूरा एकदम हॉरिजॉन्टल आता है। और जो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल होता है ना उसमें भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर स्टील में भी कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए स्टील इस रीजन में ना परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। चाहे आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी इस रीजन में एकदम परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह होता है। और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल में लोडिंग करने पर उसकी वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आता, ठीक है ना? इसीलिए स्टील इस रीजन में कैसा बिहेव करता है? परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ रीजन डीई, मटेरियल इज ऑफरिंग इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं रीजन ईएफ। तो रीजन ईएफ में क्या हो रहा है? रीजन ईएफ ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। रीजन ईएफ में क्या होता है? तो रीजन ईएफ में पहले लिख लेते हैं फिर समझाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, द डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन, डायमीटर तो आप लोग समझते ही होंगे क्या होता है। द डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन drastically reduces drastically reduces at the weakest point, at the weakest point। ठीक है,
तो ड्रास्टिकली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे मुझे पता है। ड्रास्टिकली का मतलब होता है बहुत तेजी से। बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे अब इस रीजन में समझो आप, यहां पर जरा ध्यान से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, ठीक है, अब इस माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन के ऊपर आपने लोड लगाया। जब ये लोड लगाया तो क्या हुआ, इसके अंदर तनाव आया, ये खिंचना स्टार्ट हो गया। ठीक है, माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन था, इसके ऊपर लोड लगाया तो ये खिंचना स्टार्ट हो गया। चलो बैक साइड अब आप बाद में लिख लेना, पहले इस पे ध्यान दे लो, लिखना बाद में, ठीक है। फोकस करो अभी इसके ऊपर। तो माइल्ड स्टील का ये ओरिजिनल स्पेसिमेन था, इस ओरिजिनल स्पेसिमेन के ऊपर हमने लोड लगाया और ये खिंचना चालू हो गया, खिंचना स्टार्ट हो गया। जब ये खिंचना स्टार्ट हो गया तो यहां से क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ने लगी और डायमीटर कम होने लगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे लेंथ बढ़ती जा रही है, डायमीटर कम होता जा रहा है, और लेंथ बढ़ रही है और डायमीटर कम हो रहा है। फिर एक लिमिट ऐसी आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक लिमिट ऐसी आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फिर उसके बाद क्या होगा ना, डायमीटर उतना ज्यादा तेजी से कम नहीं होगा, मतलब डायमीटर ना कुछ ज्यादा ही तेजी से कम होने लग जाएगा। ठीक है, अब ये जो मटेरियल है जब बहुत ज्यादा खिंच गया, अब आप ये सोचो कि ये मटेरियल है, इसके ऊपर लोड लगाया, खिंचा, डायमीटर कम हुआ, और लोड लगाया और खिंचा और डायमीटर कम हुआ। अब इस पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर ना कहीं एक वीक पॉइंट जरूर होगा। जिस जगह पर वीक पॉइंट होगा ना, मान लो यहाँ पर बीचों बीच में कोई ऐसा पार्ट था जो थोड़ा सा वीक था, है ना। जब इस स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, कुछ थी दिक्कत कि इस पार्ट में ये वीक रह गया। जब इस पार्ट में ये वीक रह गया तो क्या होगा, इस वाले पार्ट पे ना, इस वाले पॉइंट पर क्या हो गया, अचानक से काफी तेजी से एरिया रिड्यूस करने लग जाएगा। तो एरिया तो हर जगह से रिड्यूस कर रहा है, लेकिन एक वीकेस्ट पॉइंट से, है ना, एक पार्ट से एरिया बहुत ज्यादा तेजी से रिड्यूस करने लग जाएगा, काफी ज्यादा तेजी से एरिया रिड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से रिड्यूस करने लग जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला एरिया इतना कम रह गया, इतना कम रह गया, इतना छोटा रह गया कि अब इतने जो हाई लोड आ रहे हैं ये उनको झेल नहीं पा रहा, है ना, हाई लोड आ रहे हैं उनको झेल नहीं पा रहा और यहाँ पर टूट जाएगा। और जब यहाँ पर टूटेगा ना, तो टूटेगा इस तरह से, कप एंड कोन फेलियर बनेगा। इसका जो फ्रैक्चर होगा ये कप एंड कोन फ्रैक्चर ऐसा बन जाएगा। तो एक साइड तो कोन बन जाएगा जैसे आइसक्रीम की कोन होती है निकला हुआ, और एक तरफ कप बन जाएगा जैसे कप में चाय पीते हैं वैसा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कप कोन फेलियर, इसको हम कहते हैं कप कोन फेलियर। और ये जो कप कोन फेलियर होता है ना, ये जो सरफेस बनता है ये यहाँ पर 90 डिग्री पर आता है, ठीक है, दिस सरफेस इज एट 90 डिग्री, 90 सॉरी, गल गल बाय मिस्टेक 45 डिग्री, 45 डिग्री पर आता है, ठीक है ना। ये 45 डिग्री पर इस तरह का एंगल देखने को मिलता है ना, 45 डिग्री। कप कोन फेलियर में ये जो फ्रैक्चर सरफेस देखने को मिलता है ये 45 डिग्री पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। ज्यादा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां, ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन, हाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी हो जाएगा वहां पर, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस कंस्ट्रेंट नहीं कहते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग सही से देख लो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उस जगह पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी आ जाएगा, बाकी के एरियाज के रिस्पेक्ट में इस जगह पर स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, एरिया कम हो गया है तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी। चलो ये बताओ, किसी को कोई डाउट है, एनी वन हैविंग एनी डाउट। बहुत सारे बच्चे बुक पढ़ना चाहते हैं, चलो पढ़ो, पढ़ लो तो बताना मुझे भी, कौन कौन ने कौन कौन सी बुक पढ़ ली। तनाव एक ही पॉइंट पर केंद्रित हो जाना, बिल्कुल सही बात है आदित्य। चलो, यहां पर कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत, इतना सबने लिख लिया। तो इस तरह के फिनोमिना को क्या कहते हैं, नेकिंग कहते हैं। दिस फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेकिंग।
दिस फिनोमिनन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेकिंग। ठीक है ना? चलो लिख लिया सबने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। चलो लिख लो सबको, सब लोग लिख लो, नोट डाउन कर लो ये चीज, नोट इट डाउन। डन। चलो बहुत बढ़िया। किसी को प्रीवियस स्लाइड चाहिए थी? ये वाली स्लाइड में जो है जल्दी से लिख लो। सर पीडीएफ से लिख लेंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, समझदारी वाली बात है ये। ठीक है ना? तो जब हमारा स्पेसिमेन कप कोन फेलियर में फेल होता है ना, तो इस तरह का दिखाई देने को मिलता है। ठीक है? तो ये वाला पार्ट क्या हो गया है? ये नेक हो गया है, इसे कहते हैं नेकिंग रीजन। ठीक है ना? तो एक, जब हम खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, वैसे तो धीरे धीरे डायमीटर कम होता जा रहा है, वैसे तो डायमीटर कम होता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन जब नेकिंग आएगी ना, तो अचानक से एक जगह पर बहुत तेजी से डायमीटर कम होने लग जाएगा। तो इस जगह पर आप देख रहे हो काफी तेजी से डायमीटर कम हो गया है ना? और इसी जगह से ये फेल कर जाएगा, फिर फ्रैक्चर यहीं से आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? स्पेसिमेन ये होता है जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ये माइल्ड स्टील का एक स्पेसिमेन लिया और इसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। सर कोई मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट, कुछ कुछ भी चीज परफेक्ट हो सकती है, बताओ मेरे सिवा। बाकी और देखो, कोई चीज परफेक्ट हो सकती है क्या? कोई भी चीज परफेक्ट? क्या कभी परफेक्ट रिजिड बॉडी होती है? क्या कभी परफेक्ट फ्लूइड बॉडी होती है? क्या कभी परफेक्ट इलास्टिक होती है? क्या कभी परफेक्ट प्लास्टिक होती है? परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता ना। क्या कोई परफेक्ट रिजिड बॉडी होती है? ठीक है? तो मेरे अलावा बाकी कुछ भी परफेक्ट नहीं है ना? तो इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी भी नहीं होती। ठीक है? एंगल कुछ और क्यों नहीं होगा? वो एंगल कुछ और इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका मन हो रहा है कि मैं तो 45 डिग्री पे ही फेल करूंगा। ठीक है ना? उसका मन है। चलो एंगल कुछ और इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ये देखो, इस जगह पर टेंशन आ रही है। ठीक है ना? इस जगह पर टेंशन आ रही है। अब यहां पर क्या होगा ना, 45 डिग्री पर शियर आएगा। कोई भी एलिमेंट लिया आपने, अगर ऐसे में आप देख रहे हो, ऐसे में आप देख रहे हो, तो क्या आ रहा है? टेंशन आ रही है। ठीक है ना? अब जैसे इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोला था हमने, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस पढ़ाया था, तो इस वाले प्लेन पर जब आप देखोगे तो क्या आ रहा होगा? इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस आ रहा होगा। और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस कितना आएगा? 45 डिग्री पर मैक्सिमम आएगा। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस 45 डिग्री पर मैक्सिमम आएगा। ठीक है ना? तो 45 डिग्री पर जब मैक्सिमम आएगा, तो यहां पर मैक्सिमम शियर में फेलियर हो जाएगा बेसिकली। इसका इसका जो फेलियर हो रहा है ना, किस में हो रहा है? ये शियर में फेलियर हो रहा है, समझे? ठीक है? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इतना हो गया। तो माइल्ड स्टील, गेज लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या होता है? ये होता है गेज लेंथ। क्या होती है गेज लेंथ? वो होती है जिस पर हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है? मेजरमेंट करने वाली जो जो लेंथ होती है, जिसके ऊपर हम सारे मेजरमेंट्स करेंगे। एकदम एंड से ही नहीं ले लिया जाता, इतनी पूरी की पूरी लेंथ को गेज लेंथ नहीं बोल लेते हैं, इस पे मेजरमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि एंड में क्या होता है, कुछ और इफेक्ट आते हैं। ठीक है? वो इफेक्ट क्या है? कैलकुलेशन गड़बड़ कर देंगे। तो एंड से जहां पर कनेक्ट किया गया है उससे थोड़ी दूरी पर जाते हैं, और वहां से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद इसके यहां पर भी एंड से थोड़ी दूरी पर गए, यहां पर भी एंड से थोड़ी दूरी पर गए, और इस वाली लेंथ के लिए मेजरमेंट करते हैं। तो इस लेंथ को कहते हैं गेज लेंथ। है ना? तो गेज लेंथ क्या हो जाएगी? जिस लेंथ पर हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो गेज लेंथ बेसिकली हम कितनी लेते हैं? गेज लेंथ लेते हैं 5.65 अंडर रूट ए नॉट। ये ए नॉट क्या है? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना? इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है? इतनी गेज लेंथ लेते हैं। तो अगर हमारा सर्कुलर सेक्शन है, और सर्कुलर सेक्शन गेज लेंथ कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गेज लेंथ इन टर्म्स ऑफ डायमीटर? गेज लेंथ इसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए कैसे हो जाएगी? एल नॉट इज इक्वल टू
5.65 5.65 ए नोट क्या हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर, ये ओरिजिनल डायमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे तो 5.65, कैलकुलेटर कहाँ है मेरा, देखा क्या किसी ने कैलकुलेटर? तो 5.65 इंटू अंडर रूट ऑफ π/4, ये आ जाएगा 5d, ठीक है। सो दिस विल बी 5d, ये आ जाएगा। स्क्वायर सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये तो 5.65 ही हो जाएगा। 5.65 कैसे आ जाएगा, एल नॉट विल बी इक्वल टू 5.65, एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर। तो डी क्या है, यहाँ पर डी लिख दिया, ए होना चाहिए वैसे ए लिख देते हैं, 5.65 ए होना चाहिए, ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। समझ में आया? तो ये आ जाएगा 5.65 ए। ठीक, चलो डन है, आगे चलें, आगे चलें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे वाले पार्ट पर चलते हैं। ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन खत्म हो गया है, टेंशन में जो कुछ भी पढ़ना था हो गया, टेंशन डन, ठीक है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन पढ़ते हैं। तो देखो, जब कंप्रेशन में पढ़ने जा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे। कंप्रेशन वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए कंप्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, बताओ जरा। सब लोग बताएंगे, सब लोग बताने की कोशिश करेंगे कि माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ना टेंशन में इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन में इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा क्यों? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन टेंशन एंड नॉट इन कंप्रेशन? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन टेंशन एंड नॉट इन कंप्रेशन, जल्दी बताओ। टेंसाइल स्ट्रेस नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है स्टील की, गलत जवाब। दूसरा जवाब, और कोई ट्राई करेगा? बिहेवियर इज नॉट गुड, नहीं बिहेवियर गुड होता है। कंप्रेशन में वीक होता है, गलत जवाब। कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग इन कंप्रेशन वीक इन टेंशन, ये भी गलत जवाब। बिकॉज ऑफ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। करेक्ट आंसर इज क्योंकि स्टील, माइल्ड स्टील जो है वो डक्टाइल मटेरियल है, और डक्टाइल मटेरियल के लिए टेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक तरह से इक्वली स्ट्रांग इन टेंशन और इक्वली स्ट्रांग इन कंप्रेशन होता है ना। टेंशन और कंप्रेशन में लगभग लगभग बराबर स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेशन में हालांकि थोड़ी सी ज्यादा होती है, कंप्रेशन में थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी लगभग लगभग बराबर होती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है ना। तो टेंशन और कंप्रेशन में माइल्ड स्टील जो है इक्वली स्ट्रांग है, इक्वली स्ट्रांग लेके चलते हैं हम। लेकिन डक्टाइल मटेरियल जो होता है ना, उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ब्रिटल मटेरियल के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग में देखो, जितने भी मटेरियल होते हैं, स्टील को हटा दो, बस स्टील को हटा दो, सब कंप्रेशन में स्ट्रांग है। जैसे कंक्रीट, कंक्रीट क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, कंप्रेशन में स्ट्रांग है। पत्थर, पत्थर के भी घर बनाते हैं, स्टोन वर्क करते हैं, तो वो भी कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रांग है ना, है वो भी ब्रिटल। तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं, ज्यादातर मटेरियल ऐसे हैं जो हम कंप्रेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होते हैं लेकिन वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है ना। तो माइल्ड स्टील हम यूज करते हैं उन सब के साथ में। माइल्ड स्टील एक अकेला ऐसा है जो कि टेंशन में बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है ना। तो कंप्रेशन में यूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन टेंशन में यूज करने के लिए हमारे पास है माइल्ड स्टील। टेंशन में यूज करने के लिए हमारे पास है माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील क्या होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन।
तो इसके लिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कंप्रेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे मटेरियल भरे पड़े हैं, वो सब ब्रिटल होते हैं और ये डक्टाइल है, तो इसके लिए ना टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जो हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव, हम ये पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस स्ट्रेस हो जाएगा ना, पॉजिटिव स्ट्रेस, ये हो जाएगा टेंसाइल, ठीक है, दिस विल बी टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जब आएगा तो पॉजिटिव स्ट्रेन आएगा, यानी स्ट्रेन भी टेंसाइल आएगा, और जब नेगेटिव स्ट्रेस आएगा, नेगेटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, तो ये कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना, और स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये कंप्रेसिव हो जाएगा। तो यानी जब हम टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, है ना, टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो पॉजिटिव स्ट्रेन आ रहा है। तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन में कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और जो कंप्रेशन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो टेंशन में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन जब कंप्रेशन में बनेगा तो कंप्रेशन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनेगा, कंप्रेशन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का बनेगा, ध्यान से देखो, इस तरह से कंप्रेशन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। सो दिस विल बी द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन। व्हाई वी ओनली यूज स्टील इन बार्स, नो व्हाई नॉट अदर मटेरियल, ये आरसीसी में पूछना, ठीक है, आरसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आरसीसी में पूछना, हम यहाँ पर सोम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, बहुत सारे रीजन होते हैं उसके। ठीक, अब देखो यहां पर थीटा था, थीटा था, है ना, ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये यंग्स मॉडुलस रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर मैं यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो टेन थीटा से हो जाएगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इन टेंशन, ये क्या है, यंग्स मॉडुलस इन टेंशन, ठीक है ना। और अगर मुझे यंग्स मॉडुलस कंप्रेशन में देखना होगा तो यंग्स मॉडुलस कंप्रेशन में मान लिया मैंने फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो टेन फाई क्या देगा, टेन फाई भी यंग्स मॉडुलस होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो ही होगा, लेकिन ये यंग्स मॉडुलस आएगा कंप्रेशन में, ठीक है ना। क्या हो गया, क्या बातें चल रही है आपस में, क्यों बात कर रहे हो आप लोग, व्हाई यू आर टॉकिंग। देखो कोई भी अगर फालतू की बातें करेगा ना वो ब्लॉक हो जाता है, आपको पता है ना, आपको पता है ना, फालतू की बेकार की बातें करने से ब्लॉक हो जाते हैं यहाँ पर, और फिर बस हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है, ठीक है। चलिए, तो टेन पाई हमने जब माइल्ड स्टील के ऊपर टेंशन अप्लाई किया था तो स्ट्रेसेस भी टेंसाइल आ रहे थे और स्ट्रेन्स भी टेंसाइल आ रहे थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया था। जब माइल्ड स्टील के ऊपर कंप्रेशन लगाएंगे तो स्ट्रेसेस भी कंप्रेशन में आएंगे और स्ट्रेन भी कंप्रेशन वाले आएंगे, ठीक है ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह का कर्व बन रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी जब टेंशन में आ रहा है तो इस तरह का कर्व बन रहा है। अब यहाँ पर जब कंप्रेशन में आ रहा है ना तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, कि यहाँ पर यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया, यहाँ तक इसका इलास्टिक लिमिट हो गया, यहाँ पर यील्डिंग स्टार्ट हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में कोई नहीं जाता कि इतना यील्ड लिमिट, इतना प्लास्टिक लिमिट, इतना इलास्टिक लिमिट, इतना प्रोपोर्शनल लिमिट, ये सब कोई नहीं देखता इसके लिए, ठीक है। फिर भी अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर टेंशन में जो यील्ड स्ट्रेस होता है ना, टेंशन में जो यील्ड स्ट्रेस होता है इन टेंशन, ये 250 मेगापास्कल होता है, ये तो पहले ही बता दिया था हमने। लेकिन कंप्रेशन में जो यील्ड स्ट्रेस होता है ना वो हल्का सा ज्यादा होता है, सिग्मा वाई इन कंप्रेशन विल बी इक्वल टू 263 मेगापास्कल, हल्का सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको भी ना इसके बराबर ही रख लेते हैं, तो दोनों को 250 मेगापास्कल रख लेते हैं, ठीक है ना। तो वी टेक दिस ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली, ये 250 के बराबर ही है, 250 ही ले लेते हैं इसको कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है ना। तो यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन और यील्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन दोनों को बराबर मान के कैलकुलेशन कर लिया जाता है, वैसे होता वो कंप्रेशन में ज्यादा है, ठीक है ना।
ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहां पर जो लाइन का स्लोप है थीटा और यहां पर जो लाइन का स्लोप है फाई, ठीक है, तो टेंशन और कंप्रेशन में लाइन का स्लोप बराबर है या अलग अलग है? लाइन का जो स्लोप है वो बराबर है कि अलग अलग है? दोनों जगह पर, यहां पर और यहां पर, लाइन का स्लोप जो है एक दूसरे के बराबर है। स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू ईच अदर, समझे? ठीक है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया, जब ऐसा ऑब्जर्व किया गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस टेंशन में और यंग्स मॉडुलस कंप्रेशन में बराबर हो जाएंगे। यंग्स मॉडुलस क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो जब टेंशन में और कंप्रेशन में स्लोप बराबर हो गए तो यंग्स मॉडुलस भी बराबर हो जाएंगे। और फिर एक और चीज ऑब्जर्व की गई कि पॉइजन्स रेशियो टेंशन में और पॉइजन्स रेशियो कंप्रेशन में ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना? तो दे विल बी सेम। ठीक है, तो यहां पर जो फाई हो जाएगा और थीटा हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है फाई विल बी इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इन टेंशन। यंग्स मॉडुलस टेंशन में और यंग्स मॉडुलस कंप्रेशन में बराबर हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है? चलो तो लिख लो इसको, आगे चला जाए। लिख लिया? ऑल ऑफ यू हैव रिटन और नॉट? पॉइजन्स रेशियो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे आएगा पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। अभी के लिए बस लिख लो पॉइजन्स रेशियो, आगे थोड़े एक दो क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा पॉइजन्स रेशियो क्या है। ठीक है, डन है? यस, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील। तो अलग अलग ग्रेड्स के जो स्टील है उनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है, अलग अलग ग्रेड के स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनेगा। ठीक है, ठीक है, मैं बनाता जा रहा हूँ। तो इस तरह से अलग अलग ग्रेड के स्टील हैं। ठीक है, सो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज लाइक दिस। सबसे पहले नीचे है आयरन, प्योर आयरन। अब देखो, जो स्टील बनता है ना वो आयरन से ही बनता है। तो सबसे जो शुद्ध फॉर्म ऑफ आयरन होगा, प्योर आयरन एकदम शुद्ध, उसका वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टाइप का होगा, सबसे ज्यादा सॉफ्ट होगा। उसमें स्ट्रेंथ भी बहुत कम होगी, है ना? जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड की ज्वेलरी जब आप लेते हो, एकदम जो प्योर गोल्ड होता है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह मिला दी जाए ना तब वो हार्ड हो जाता है। तो जैसे कभी भी ज्वेलर्स आप देखोगे 24 कैरेट का सोना कभी नहीं बनाते। 24 कैरेट का सोना नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाता है, तो वो खो जाता है। तो जनरली जो दुकानदार बनाते हैं, जो गोल्ड स्मिथ बनाते हैं, वो 22 कैरेट का सोना बनाते हैं, 22 कैरेट का सोना बनाते हैं। तो उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ रहती है, वो जल्दी टूटता नहीं है ना? तो हालांकि हल्का सा इम्प्योर हो जाता है वो, लेकिन उसकी मजबूती ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही लोहा, जब आयरन एकदम प्योर होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी ले पा रहा है, बहुत कम स्ट्रेस ले पा रहा है ना, स्ट्रेसेस बहुत कम है। और लेकिन उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा, एकदम खिंच जाएगा, तब जाके टूटेगा वो। ठीक है ना? तो प्योर आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का बनेगा, है ना? फिर अगर उसमें कार्बन मिला दिया जाए, थोड़ा सा कार्बन, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है।
मीडियम कार्बन स्टील बोल लो या कार्बन स्टील बोल लो, तो कार्बन स्टील, तो इसके अंदर जब इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो स्टील बनता है, तो ये कार्बन स्टील हो गया। ठीक है, फिर अगला आता है हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील। हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील, तो यहां पर स्टील के अंदर स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, हल्के से अलॉय भी मिला दिए, मैग्नीशियम वगैरह मिला देते हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर प्योर आयरन में सिर्फ कार्बन मिलाया था, जब कार्बन कंटेंट बढ़ाया था तो कार्बन कंटेंट बढ़ाने से, इम्प्योरिटी बढ़ाने से क्या हुआ, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ, डक्टिलिटी थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन हमने जब अलॉयज और मिला दिए, मैग्नीशियम वगैरह मिला दिए, तो क्या हुआ, क्या हुआ, इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गई, और तेजी से बढ़ गई। ठीक है ना। फिर ये आता है अगला वाला, क्वेंच्ड टेम्पर्ड अलॉय स्टील। क्वेंच्ड टेम्पर्ड अलॉय स्टील। तो क्वेंचिंग और टेम्परिंग क्या होती है, क्वेंचिंग और टेम्परिंग ना हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, तो उसका स्टील का ना और ज्यादा ट्रीटमेंट किया, हीट ट्रीटमेंट किया, तब ये और ज्यादा हाई स्ट्रेंथ ले जाता है। ठीक है ना, हाई स्ट्रेंथ ले जाता है। ठीक, तो अब यहां पर देखो, एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डक्टिलिटी कम होती जा रही है ना। जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन डक्टिलिटी कम होती जा रही है। इम्प्योरिटी बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेंथ बढ़ी, लेकिन डक्टिलिटी कम हुई। ये टेढ़ा है कि सीधा है? ये सीधा लग रहा है, साथ साथ ये टेढ़ा लग रहा है। ठीक, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं क्या, पता नहीं। हाँ, तो प्योर आयरन के लिए डक्टिलिटी सबसे ज्यादा, लेकिन स्ट्रेंथ सबसे कम। कार्बन स्टील के लिए डक्टिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, डक्टिलिटी थोड़ी कम हो गई, थोड़ी कम हो गई डक्टिलिटी, लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ गई। यहां पर देखा, फिर डक्टिलिटी कम हो गई लेकिन स्ट्रेंथ और बढ़ गई, फिर देखा डक्टिलिटी और कम हो गई और स्ट्रेंथ और कम बढ़ गई। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर चक्कर चल रहा है। ठीक, टेढ़ा है, आप लोग सीधा बना लेना, मुझसे समझ में ही नहीं आ रहा ये टेढ़ा सीधा कैसे होगा, सीधा हो नहीं पा रहा मुझसे, पता नहीं, चलो छोड़ो, जैसा बन गया बन गया। ठीक है, जल्दी से बना लो। जल्दी से ड्रॉ कर लो। डन, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे लिखो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक और चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सारी लाइंस का जो इनिशियल स्लोप है सबका बराबर है कि नहीं है। सारी की सारी लाइंस का इनिशियल स्लोप बराबर दिखाई दे रहा है मुझे, तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है ना। चाहे कोई सा भी कर्व हो, चाहे ये प्योर आयरन हो, इसका भी इनिशियल कर्व थीटा पे ही इंक्लाइंड है। कार्बन स्टील के लिए भी इनिशियल कर्व थीटा पे ही इंक्लाइंड है। हाई स्ट्रेंथ अलॉय स्टील का भी इनिशियल कर्व थीटा पे ही इंक्लाइंड है। क्वेंच टेम्पर्ड अलॉय स्टील का भी इनिशियल कर्व थीटा पे ही इंक्लाइंड है। सबके सब इनिशियल कर्व जो है वो थीटा ही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यंग्स मॉडुलस सबका बराबर है। तो यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा,
यंग्स मॉडुलस ऑफ all the grades of steel is same as that of parent material. Is same as that of parent material. Parent material क्या है? आयरन. पेरेंट मटेरियल इनका आयरन है, आयरन इनके पिताजी हैं। तो उस आयरन के अंदर कुछ इंप्योरिटीज वगैरह डाली तो बाकी के ग्रेड्स ऑफ स्टील बनते हैं। तो इनका जो यंग्स मॉडुलस होता है, इसकी वैल्यू होती है, सारे के सारे ग्रेड्स ऑफ स्टील के यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल या 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली कि जैसे जैसे यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डक्टिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है ना। तो as yield strength increases, yield strength increases, ductility decreases। ठीक है, डक्टिलिटी रिड्यूस होती जा रही है। नेक्स्ट, माइल्ड स्टील हैज लेस कार्बन कंटेंट एज कंपेयर टू HYSD। माइल्ड स्टील हैज less carbon content as compared to HYSD। माइल्ड स्टील क्या होता है? माइल्ड स्टील यहाँ पर होगा, ये माइल्ड कार्बन स्टील। HYSD ये वाला बार होगा। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वगैरह। तो इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है इससे कम है, इसमें और ज्यादा कार्बन कंटेंट हो जाएगा। ठीक है ना सर। टाइप्स ऑफ मटेरियल दैट इज आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा अच्छा, पहले से ही पढ़ना है, मतलब वो टॉपिक का इंतजार नहीं करना है जब आएगा, अभी पढ़ा दें। नेक्स्ट लिखो, एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेज, एज कार्बन कंटेंट इंक्रीज, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता जाता है क्या होता जाता है? स्ट्रेंथ बढ़ती है कि कम होती है? बताओ जरा। जब कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम हो रही है, बढ़ रही है? HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ये ना आप RCC में पढ़ोगे। ठीक है, बस ये समझ लो कि ज्यादा मजबूत वाले जो यूज करते हैं ना हम, स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स ज्यादा मजबूत वाले, वो होते हैं HYSD बार। और जो माइल्ड स्टील के होते हैं उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम रहती है। HYSD बार यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है। हाँ, तो जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सो एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेज, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है तो क्या कम हो रहा है? डक्टिलिटी कम हो रही है। सो डक्टिलिटी रिड्यूसेस, डक्टिलिटी रिड्यूसेस। फिर और क्या? जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है तो कोरोजन रेजिस्टेंस कम हो रहा है, कोरोजन रेजिस्टेंस रिड्यूसेस, कोरोजन रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख लो जल्दी से। टफनेस डिक्रीजेस, रेजिलियंस इंक्रीजेस। वाह पिंटू, क्या बात है। पिंटू तो मतलब पहले से ही पढ़ा हुआ है सब कुछ।
Pintu has already studied everything. Now we can manage our time with a 12-hour job like L&T, construction. How we can manage time with our 12-hour job? जो अभी दिखा दे रही है सब पूरा टाइम। 12 घंटे पढ़ने के बाद तुम्हारी हिम्मत रह जाती है, 12 घंटे जॉब करने के बाद हिम्मत रह जाती है पढ़ाई करने की? कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्या? जब किसी मटेरियल में कार्बन ज्यादा है तो वो जल्दी से जंग पकड़ लेगा या मुश्किल होगी जंग पकड़ने में? कोरोजन के लिए रेजिस्टेंस, कोरोजन का प्रतिरोध कम हो जाएगा, जल्दी जंग पकड़ लेगा, उसमें पहले से ही कार्बन है। ठीक है ना? बॉडी में पहले स्ट्रेन आएगा या स्ट्रेस आएगा? पहले आएगा स्ट्रेन, फिर आएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेन को या डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए आ रहा है ना, तो जब तक पहले डिफॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक उसके लिए रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा? ठीक। डक्टिलिटी क्या होती है? आएगा, आगे आ गया। डक्टिलिटी का मतलब होता है फेलियर पे जितना ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है उतना ज्यादा डक्टाइल। ठीक है, तो स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन ये वाली एक्सेस हो गई, ये हो गया स्ट्रेस यहां पर, और ये हो गया स्ट्रेन। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के टाइम पे अगर ज्यादा स्ट्रेन है तो मतलब डक्टाइल ज्यादा है, फ्रैक्चर के टाइम पे स्ट्रेन अगर कम है तो डक्टाइल कम है। ठीक है, तो बस यहां तक ही है। इसके आगे क्या हो गया? इसके आगे तो थैंक यू हो गया। अरे ओह, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर हमने लिख लिया ये हेडिंग, हम हेडिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ, एक मिनट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील, हेडिंग वही चल रही थी। ठीक है ना? अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ज्यादा बड़ा हो गया ये तो, गायब ही हो गया। तो छोटा नहीं कर सकते? छोटा हो जा। अरे वाह, छोटा भी हो गया। गुड 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 गुड। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो, पहले हेडिंग नहीं थी तो अब आ गई हेडिंग, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा ये देख लेते हैं अब। अ, अ, ये कहाँ बना दिया, एक मिनट। नींद आ रही है? आप लोगों को भी आ रही है कि नींद? अबे, हाँ। क्या हो गया? डक्टिलिटी इक्वल टू तन्यता, बिल्कुल ठीक है। डीपीपी शीट मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। डीपीपी शीट नहीं मिलेगी तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर तो जिंदगी एकदम रूखी रूखी सी बेजान सी हो जाएगी ना, है ना? कोई जीने में मजा आएगा? बताओ जरा। डीपीपी ही ना मिली। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील नहीं,
माइल्ड स्टील नहीं देख रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग अलग मटेरियल के लिए देख रहे हैं। लेकिन अलग अलग मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखना होगा तो किसी के कंपैरिजन में देखेंगे ना, ठीक है। सर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, जो पीछे नोट किए हैं राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है। हाय दैया, ये नीचे वाली राइटिंग, नीचे वाली राइटिंग दोबारा से लिख दें क्या? स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, अरे और क्या लगा था, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस के बाद डक्टिलिटी रिड्यूसेस। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डक्टिलिटी रिड्यूसेस। स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ductility reduces, corrosion resistance reduces। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बनाते हैं। अलग अलग मटेरियल्स का अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना है ना, तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लेते हैं, फिर इसके रिस्पेक्ट में बाकी के मटेरियल्स का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लेंगे, ठीक है ना। तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं पहले, ठीक है। तो ये रहा माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम एच वाई एस डी बार का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए, तो एच वाई एस डी बार का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा? लगभग ऐसा ही होगा, माइल्ड स्टील के जैसा, तो इतनी दूर तक जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एच वाई एस डी बार के लिए। सो दिस विल बी फॉर एच वाई एस डी, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, यानी ज्यादा मजबूत वाला स्टील। ये हो जाएगा माइल्ड स्टील का, ये हो जाएगा माइल्ड स्टील का, ठीक है। अच्छा, इनिशियल स्लोप दोनों का बराबर बराबर है, इनिशियल स्लोप दोनों का बराबर है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, यंग्स मॉडुलस दोनों का बराबर है, ठीक। खुद की राइटिंग डॉक्टर वाली होगी, अरे कुछ भी, एक दूसरे को क्यों टांग खींचते रहते हो तुम लोग हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, ये रहा एल्यूमिनियम, माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का कर्व माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, तो क्या चीज समझ में आ रही है कि इसका यंग्स मॉडुलस कम है या ज्यादा है, जल्दी बताओ। यहां बी फार्मा वाले कहां से आ गए? अरे बी फार्मा वाले भी हैं क्या, कौन है? देखो, एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख के क्या समझ में आ रहा है कि एल्यूमिनियम के लिए जो यंग्स मॉडुलस है वो स्टील से कम है। इसका स्लोप यहां पर आप देखो, स्लोप कम है ना, स्लोप इज लेस, ठीक है। चलो, ये तो उस बात समझ में आ गई। लेकिन इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी ना, वो लगभग लगभग माइल्ड स्टील को मैच करती हुई होगी। इसकी जो ऊंचाई जा रही है ना यहाँ से, जो मैक्सिमम स्ट्रेस ये ले जा रहा है, ये लगभग माइल्ड स्टील के बराबर ही है। तो इन दोनों की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी ना, वो लगभग लगभग एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। फिर आते हैं अब अगले पे, कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का रहेगा। तो कास्ट आयरन का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहेगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये आ जाएगा कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस क्या है, माइल्ड स्टील से तो कम है, लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा है। कास्ट आयरन का एल्यूमिनियम से कम है, लेकिन किससे ज्यादा है, एल्यूमिनियम से ज्यादा है, माइल्ड स्टील से कम है, ठीक है ना। अब कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से आएगा, ये आ जाएगा कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है ना। तो कंक्रीट का जो यंग्स मॉडुलस है वो भी काफी कम है, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम है ना। तो बहुत ही कमजोर टाइप का है कंक्रीट तो, ठीक है। अब अगर हम रबर के लिए देखें, तो रबर का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, ऐसा, ठीक है। तो यहां तक आ गया प्रोपोर्शनल लिमिट।
यहां तक आ गया बी इलास्टिक लिमिट, और यहां पर फ्रैक्चर पॉइंट। ये हो जाएगा रबर के लिए। ये हो जाएगा रबर के लिए, ठीक है ना। ये हो गया क्या, प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी यहां तक तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ए तक, पॉइंट ए तक स्ट्रेट लाइन जाएगा। पॉइंट बी क्या है, इलास्टिक लिमिट। ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट, ए प्रोपोर्शनल लिमिट है। समझ में आ रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट, वो समझ में आता ही होगा। बी है इलास्टिक लिमिट। इन दोनों में अंतर क्या है बताओगे? कॉपर का कौन सा होगा? कॉपर का एल्यूमिनियम से मिलता जुलता होगा, मैच करेगा एल्यूमिनियम से। कॉपर, ब्रॉन्ज, इनका एल्यूमिनियम जैसा होगा, मिलता जुलता। HYSD की फुल फॉर्म हाई यील्ड से, वैसे तो कमेंट में ही बहुत सारे बच्चों ने लिख दी है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स के लिए यूज करते हैं हम। HYSD, बी मत कर देना, अकेले लिखते हो हम ऐसे हैं, HYSD बार, तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये सबके बना लिए क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स। यंग्स मॉडुलस ऑफ कास्ट आयरन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील का आधा होता है, हाफ ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम होता है 1/3 ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना, ये भी आप लिख लो, ठीक है, ये सारी चीजें लिख लो, ठीक है, डन। सर प्रोपोर्शनल रेंज मटेरियल रिकवर देयर ओरिजिनल साइज, प्रोपोर्शनल रेंज में तो कर ही लेते हैं, लेकिन इट इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक वो अपने ओरिजिनल साइज को रिगेन कर लेते हैं। ठीक है, डन है, यहां तक कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? डन डना डन डन, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक बात बताओ कि रबर इलास्टिक मटेरियल है या ब्रिटल मटेरियल है? नहीं, इलास्टिक तो छोड़ो, ये बताओ रबर डक्टाइल है या ब्रिटल है? रबर डक्टाइल है या ब्रिटल है, जल्दी बताओ। सर ऐसे पॉइंट्स को नोट्स में लिखा देना बेहतर होगा, ठीक है। आपकी आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, तो ऐसे पॉइंट्स को हम नोट्स में लिखा देते हैं। ये लो, नोट कर लो, नोट। बताओ अब जरा, रबर डक्टाइल है या ब्रिटल है? रबर क्या है, डक्टाइल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेन लेके टूट रहा है, तो ये डक्टाइल ही होगा, है ना, ये डक्टाइल ही होगा। लेकिन डक्टाइल की जो एकदम सही डेफिनेशन है वो आती है पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन से। जनरली कॉमनली हम बोल देते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रेन एट फेलियर उतना ज्यादा डक्टाइल, कॉमनली ऐसे बोल देते हैं। लेकिन जो कॉमनली बोल दिया जाता है वो कई बार गलत होता है, मतलब थोड़ा सा सच होता है, 100% सच नहीं होता। तो कॉमनली हम क्या बोल देते हैं, आसानी के लिए हम क्या बोल देते हैं, आसानी के लिए बोल देते हैं कि जितना ज्यादा फेलियर के टाइम पे स्ट्रेन उतना ज्यादा डक्टाइल, ऐसा हम आसानी के लिए बोल देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट क्या है कि जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है, पोस्ट इलास्टिक का मतलब जो प्लास्टिक स्ट्रेन है, प्लास्टिक स्ट्रेन मतलब जो इलास्टिक लिमिट के बाद की स्ट्रेन आती है ना। माइल्ड स्टील में देखो इलास्टिक लिमिट यहां खत्म हो गई थी, इलास्टिक लिमिट के बाद इतनी ज्यादा प्लास्टिक स्ट्रेन है ना, तब वो टूट रहा है, इसलिए वो डक्टाइल है।
लेकिन ना यहां पर इलास्टिक लिमिट यहां तक है, इलास्टिक लिमिट के बाद जो स्ट्रेन है ना वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, यानी पोस्ट मतलब इलास्टिक स्ट्रेन के खत्म होने के बाद की स्ट्रेन, तो इलास्टिक लिमिट के खत्म होने के बाद की स्ट्रेन यानी जो प्लास्टिक स्ट्रेन है, प्लास्टिक स्ट्रेन इसके अंदर बहुत कम है। जब प्लास्टिक स्ट्रेन बहुत कम है तो ये डक्टाइल नहीं है, ये ब्रिटल है, तो रबर क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? रबर हो जाता है ब्रिटल। तो ठीक है, नोट करके लिखो आप, सिंस पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, सिंस पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, ब्रैकेट में लिखो प्लास्टिक स्ट्रेन ऑफ रबर is very less, very less, it means that rubber is brittle। ठीक है, रबर हो जाता है ब्रिटल। सेकेंड, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। चलो ये तो हो गया। ठीक है, अब देखो अगला, स्टील और रबर में कौन सा ज्यादा इलास्टिक होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का लेना देना ही नहीं है, डक्टिलिटी का टेंसाइल स्ट्रेंथ का लेना देना नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथ आती है कौन सी एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। ठीक है, डक्टिलिटी कैसे मिलेगी, एक्स एक्सिस पर। लेना देना नहीं है कि ये ज्यादा तो वो कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप लोगों का कहना है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है। क्यों, स्टील क्यों है इलास्टिक? मैंने तो ये देखा है कि अगर मैं रबर की बॉल को दबाऊं, ठीक है, और छोड़ दूं तो वो ज्यादा रिकवर कर जाती है। स्टील की बॉल को मैं दबा दूंगा तो वो रिकवर कर जाएगी क्या? स्टील की बॉल को मैं प्रेस कर दूंगा, पिचका दूंगा, तो वो रिकवर कर जाएगी अपने ओरिजिनल डायमेंशंस में? नहीं। रबर की बॉल को मैं पिचका दूंगा तो वो अपने ओरिजिनल डायमेंशंस में रिकवर कर जाएगी। तो कौन सी ज्यादा इलास्टिक होगी? जो रिकवर कर रही है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वो इलास्टिक है, या जो रिकवर नहीं कर रहा है वो इलास्टिक है? कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? रबर ज्यादा इलास्टिक है ना। ठीक है ना, तो रबर इज मोर इलास्टिक। ठीक है, तो लिखो जहां पर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। Steel is more elastic than rubber because, कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, स्टील है या रबर है? ठीक है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, मैंने लिख दिया कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है क्या सच्चाई? स्टील इज फ्लेक्सिबल। अरे कुछ भी तुम टर्म बोलते हो यार, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, अरे जो पॉइंट चल रहा है उस पर रहो। स्टील ज्यादा इलास्टिक है। यंग्स मॉडुलस से कैसे लेना देना है इलास्टिसिटी का? यंग्स मॉडुलस का लेना देना है क्या? हाँ, कि जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक। सर हाई डक्टिलिटी मतलब ऑल्सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा, कौन ने कहा? तुम वही वही चीज बार बार क्यों पूछते हो? एक बार मैंने मना कर दिया फिर से वही। तुम अभी, मुझे पता है कि तुम ना डाउट सेक्शन में भी यही चीज लिखोगे, पक्का लिखोगे। मतलब माननी नहीं है, तुमने कहाँ से पढ़ाए हैं या खुद से ही सोच लिया है और लिखेंगे? स्टील गिव्स मोर इलोंगेशन देन रबर। भैया इलोंगेशन का इलास्टिसिटी का क्या लेना देना, तुम कुछ भी रिलेट कर दोगे क्या? रेजिस्टेंस ज्यादा, देखो रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत मिलता जुलता कह सकते हैं, ये समझो आप कि मैंने कहा कि रबर की बॉल को जब मैं पिचका दूंगा, ठीक है, रबर की बॉल को पिचका दूंगा और फिर छोड़ूंगा तो वो वापस से रीगेन कर लेगी ओरिजिनल शेप और साइज। लेकिन स्टील की बॉल को मैं पिचका दूंगा तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करेगी। लेकिन मैंने
रबर में कितना दम लगाया था, स्टील में कितना दम लगाया था, बताओ। रबर में कितना दम लगाया था पिचकाने के लिए, और स्टील में कितना दम लगाया था। स्टील की बॉल को पिचकाने के लिए मैंने कितना ज्यादा दम लगाया था कि नहीं लगाया था। तो जो स्ट्रेंथ लगाई थी मैंने, जो लोड लगाया था, वो बराबर होना चाहिए ना, तभी तो कंपेयर करेंगे। अगर आप बराबर लोड लगाओगे ना दोनों पे, तो किस लोड तक स्टील ज्यादा रिकवर कर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने जो स्ट्रेस लगाया, ठीक है, अब लोड की बात से नहीं समझ में आएगा, ग्राफ में देख रहे हैं हम, स्ट्रेस से समझते हैं। ठीक है, रबर के ऊपर इस लेवल तक स्ट्रेस लगा दिया, चलो रिकवर हो जाएगा। इस लेवल तक स्ट्रेस लगा दिया, चलो रिकवर हो जाएगा। इस लेवल तक स्ट्रेस लगाते लगाते तो रबर टूट जाएगा। लेकिन स्टील तो इतना स्ट्रेस लगा दिया, इतना स्ट्रेस लगा दिया, इतना स्ट्रेस लगा दिया, इतना स्ट्रेस लगा दिया, यहां तक, इतने स्ट्रेस तक रिकवर कर सकता है। तो कौन ज्यादा स्ट्रेस तक रिकवर कर पा रहा है, स्टील ज्यादा स्ट्रेस तक रिकवर कर पा रहा है। रबर बहुत ही कम स्ट्रेस या बहुत ही कम लोड को तक रिकवर कर पाता है। तो कौन ज्यादा इलास्टिक हो गया, कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है ना, कितना ज्यादा स्ट्रेस तक रिकवर कर पा रहा है स्टील, तो रबर कितने कम स्ट्रेस तक रिकवर कर पा रहा है। ठीक है, समझ में आया। सो स्टील इज मोर इलास्टिक। ठीक है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टील की इलास्टिक लिमिट जो है वो हाई है। स्टील की इलास्टिक लिमिट ज्यादा है, रबर की इलास्टिक लिमिट कम है। तो जिसकी इलास्टिक लिमिट ज्यादा होगी वो ज्यादा इलास्टिक है, जिसकी इलास्टिक लिमिट कम है वो कम इलास्टिक है। ठीक है ना। सो steel is more elastic than rubber because elastic limit of steel is higher than that of rubber. ठीक है, तो स्टील की इलास्टिक लिमिट रबर की इलास्टिक लिमिट से ज्यादा है। समझ में आ गया। हाँ, डिप्लोमा लेवल में नहीं, कम, बहुत सारे ना बीटेक लेवल में भी, बीटेक लेवल में भी रट्टे ही करवाते हैं। नींद आ रही है, चलो अब टाइम भी हो गया है सोने का, तो क्लास का भी टाइम हो गया है। ठीक है, क्लास का भी टाइम हो गया है। तो आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, सीखे, समझे, मजा आया, मजा आया। ठीक है, तो डीपीपी, डीपीपी में आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो डीपीपी के क्वेश्चंस पहले आप खुद से सॉल्व करना, जब आप खुद से सॉल्व करोगे फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशंस देखना। ठीक है, तो आपको डीपीपी वैसे आसानी है, जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना, दे आर वेरी इजी, है ना। तो चलो आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अभी ज्यादा वैसे कवर तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगली क्लास हमारी मंडे को है, आज फ्राइडे है ना, आज फ्राइडे है, तो अगली क्लास मंडे को है, तो फिर भी आप पढ़ लेना, थोड़ा सा रिवाइज रिवाइज कर लेना। वीकली टेस्ट होगा आपका, अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।